सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उस पर थोड़ा सा हम डाल लें। तो प्रिंसिपल के क्या सिग्निफिकेंस है ये सारे मेंशन है, लेकिन वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है वो ये कि हमारे सबसे पहला जो प्रिंसिपल देने वाले थे वो कौन थे, हेनरी फ्योल। ठीक है ना। तो हेनरी फ्योल की जो स्टेटमेंट है, क्योंकि यही आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, मैंने क्या कहा आपसे, मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ जो सीयूटी के पर्पज़ से हो। तो हेनरी फ्योल का कहना था, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर पढ़ना है और आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं। तो हेनरी फ्योल का कहना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर। कहने का मतलब है ये कौन सा है, यूनिवर्सल नेचर का है। ठीक है, चलिए बढ़िया। यूनिवर्सल नेचर है नंबर वन, यानी कि जिस स्टेटमेंट में ये बात कह दी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल नेचर नंबर वन, और अप्लाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अप्लाई एवरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो समझ लेना कि ये स्टेटमेंट किसके थ्रू दिया गया है, हेनरी फ्यूल। ठीक है ना। पहली चीज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल नेचर, नंबर टू, और इट इज अप्लाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो स्टेटमेंट या दोनों कंबाइन करके जहां भी लिखा हो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है, हेनरी फ्यूल का। अच्छा, हेनरी फ्यूल के बाद दूसरे आए थे टेलर साहब। टेलर साहब के प्रिंसिपल को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये एक तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो इसीलिए इनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाएगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। हम्म ये है, सबसे पहले आए हम, सबसे पहले हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स को एक बार देख लेते हैं। ये छुप रहा था। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले फ्यूल्स, आपका कहना है कि फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को जो है आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इट लीड टू स्पेशलाइजेशन सो दैट द वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। कहने का मतलब है जिसका जो काम है आप उस काम को उसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, मोर एफिशिएंटली, यानी परफॉर्म जो होगा, या कहने का मतलब सिंपल सा ही है, काम जो है अच्छे तरीके से होगा और कॉस्ट कटिंग जो है ज़्यादा होगी। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे आपने जो है बैलेंस बनाकर रखना है। अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मैंने आपको कोई काम दिया है और आपको कुछ पावर दी है, तो कहने का मतलब ये है कि आप उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। ठीक है ना। अच्छा, कहोगे सर इसका एक एग्जांपल बता दो, क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए मैनेजर है, मैनेजर को इतनी पावर तो होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के रिगार्डिंग जो है छोटे मोटे एक्शन ले सकता है। ठीक है ना। तो अगर मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है ना, कहा कि भाई ये काम कंप्लीट करो, और काम कंप्लीट अगर वो नहीं करता है तो मैनेजर जो है इसे सुनाएगा। ठीक है ना। और सुनाएगा तो ये सबॉर्डिनेट ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तेरे लिए काम नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तू मुझे क्यों सुना रहा है। क्योंकि भाई साहब मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है कि अगर उसको काम, क्योंकि आगे चल के मैनेजर को ही आगे जाके क्या देना है, अपने टॉप लेवल वाले लोगों को क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है ना। तो इसीलिए सीधी सी बात है, ये तो काम करवाएगा, ये आप पे प्रेशर डालेगा। ठीक है ना।
तो इसीलिए अगर किसी को कोई अथॉरिटी दी गई है तो रिस्पॉन्सिबल भी होगा, इसीलिए इसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो ज़रूरी है भाई। जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं वो पहले ही आपको बता दिए जाते हैं जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वन एंड ओनली वन बॉस। कहने का मतलब है अगर ये बॉस है तो इस पे एक एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा बॉस है, इस पे दूसरा एम्प्लॉय रहेगा। कहने का मतलब है एक को सिर्फ एक ही ऑर्डर दे सकता है, पता चले इसको भी यही ऑर्डर दे रहा है और इसको भी यही ऑर्डर दे रहा है, तो ये नहीं चलेगा। एक बॉस पे यही लिखा है कि वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। बट ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? होता है क्या रियल लाइफ में? कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कहने का मतलब है वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है ना। यानी आपको जो डायरेक्शन दी गई है, आपको जो कोई काम दिया गया है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि यूनिटी ऑफ कमांड में अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर तरीके से एक स्केल समझाते हैं, ठीक है। हाँ ये रहा। तो अगर मैं बात करूं ये आपका मैनेजर है और ये यूनिटी ऑफ कमांड, कहने का मतलब ये है कि ये अपने सबऑर्डिनेट वन है, ये सबऑर्डिनेट टू है और ये सबऑर्डिनेट थ्री है। तो कहने का मतलब है इसको अलग काम दे रहा है, इसको अलग कमांड दे रहा है और इसको अलग कमांड दे रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। और ये कमांड जो दे रहा है इसको इसके काम के अकॉर्डिंग दे रहा है, इसको इसके काम के अकॉर्डिंग दे रहा है, इसको इसके काम के अकॉर्डिंग। तो कमांड देने वाला एक ही बंदा है यानी यूनिटी, ठीक है ना। सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, कमांड है, हाँ ठीक है, कमांड का तो हो गया आपका। हाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहने का मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप एंड एक्टिविटी। कहने का मतलब है पहले हम एक ही प्लान पे काम करेंगे। एक बार मैं इसको पहले रेज कर दूँ, गड़बड़ हो जाए। चलो इसको काट देते हैं, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ जी, तो हम कह रहे थे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कहने का मतलब है पहले एक प्लान पे काम करना है। फर्स्ट प्लान जो होगा उसी पे आपने वर्क करना है और जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब आपने प्लान दो यूज करना है, ठीक है ना। यानी जब तक आपका प्लान वन कंप्लीट नहीं हो जाता है आप दूसरे डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वन प्लान, ठीक है, वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। हाँ अगला क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी काम करेंगे वो सारा जो है हमें प्रायोरिटी किसको देना है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देना है। यानी हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे काम करना, ना कि इंडिविजुअल काम करना, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल काम अगर हम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इसी पे बात करता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग काम करना है या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके लिए काम करना है, ठीक है। चलिए बढ़िया। अगला है कि जो जैसा काम करेगा उसको उसी तरीके से सैलरी, कमीशन, ठीक है ना, वो सब प्रोवाइड कराना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो कम काम करता है उसको कम पैसा दो, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा दो। स्केलर चेन, ये एक तरीके का फॉर्मल लाइन होता है और यहाँ से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नो एज द स्केलर चेन, ठीक है ना। गैंग प्रैंक इज अ शॉर्टर रूट टू कम्युनिकेट, इज नॉट द डिले, ठीक है ना। गैंग प्रैंक आपसे पूछ लेगा, याद रखना मैंने क्या कहा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपसे आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मैं अगर आपने बुक में भी देखा होगा कि इस तरीके से बना होता है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो ये कैसे चलता है? पहली चीज़ जो स्केलर चेन होता है वो हाईएस्ट टू लोअर, कहने का मतलब है ए ने बी को काम दिया, बी ने सी को बताएगा, सी डी को बताएगा और डी ई को बताएगा। लेकिन अगर कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि ऐसे चलता जाएगा। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम है तो आप शॉर्टर रूट यूज़ कर सकते हो, इसी को बोलते हैं गैंग प्लैन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा और मुझे पता है कि ये चीज़ आपको पता है ठीक है। चलिए
ऑर्डर की बात कर लेते हैं, चलिए ऑर्डर पे एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर क्या है? प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एट हर एंड हिज प्लेस, ठीक है ना। यानी कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग इन हिज एंड हिज प्लेस। क्या कह रहा है यार इस लाइन में? अगर आपको इतना चीज़ समझ में आया है क्या? नहीं ना? लो जी मैं लिख लेता हूँ। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल राइट टू पर्सन शुड बी प्लेस टू राइट टू जॉब। कहने का मतलब यहाँ है कि प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन राइट प्लेस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जिसके काम के लिए जो जो काम करना चाहता है उसके लिए वो स्टेबल होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। और ये ऑर्डर के रिगार्डिंग यही है, ठीक है। जैसे जैसे बात कर लेता हूँ कि मैं साथ साथ भी देख ले रहा हूँ। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्डर अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस राइट प्लेस। अकॉर्डिंग टू फ्यूल एवरी एंटरप्रेन्योर शुड बी टू डिफरेंट ऑर्डर। एक तो मटेरियल ऑर्डर होता है और फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर होता है फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर प्रॉपर तरीके से दिए जा रहे हैं तो वो लोग अवेलेबल होना चाहिए। यानी कह रहा है ना, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग यानी एवरीवन, कहने का मतलब है एंड एवरीथिंग इट हर एंड हिज प्लेस, ठीक है। तो जो चीज़ें दी गई हैं वो उस रिगार्डिंग होनी चाहिए, वहाँ पे मेंशन है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है ना, कोई भी भेदभाव नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट में आता है। तो अगर आपसे केस स्टडीज़ में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको हैंडल करना है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कहने का मतलब सिलेक्ट एम्प्लॉय शुड बी कीप देयर पोस्ट पोजीशन फॉर मिनिमम फिक्स टेन्योर एंड एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। कहने का मतलब है कि आप सपोज करो 6 महीने बाद एक छोड़ के चला गया, फिर दूसरा आया, फिर ट्रेनिंग की, फिर वो 6 महीने बाद जा रहा है। कहने का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय स्टेबल नहीं है, हर एक दूसरा बंदा जो है छोड़ करके जा रहा है, फिर कोई नया जो होता है वो एंटर करता है, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो 6 महीने बाद फिर छोड़ के। तो कहने का मतलब है सिलेक्ट एम्प्लॉय शुड बी कीप देयर पोस्ट एंड पोजीशन फॉर मिनिमम फिक्स टेन्योर, ठीक है ना। इनिशिएटिव, कहने का मतलब है वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एनी कैरी आउट प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। यानी वर्कर शुड इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमें इनिशिएटिव देना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है इनिशिएटिव के रिगार्डिंग? इनिशिएटिव में हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने सुपरवाइज़र को कोई सजेशन दे रहा है तो ओबियसली उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो और उसको साथ साथ इनिशिएट भी करना चाहिए कि हाँ जी आपने जो प्लान दिया है वो अच्छा है, या अगर कुछ कमी है तो आप उसे कमी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्कर को इस तरीके से हमें ट्रीट करना है कि एज वी आर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल नॉट अ इंडिविजुअल गोल, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है आपने कि कोई भी अगर एम्प्लॉय को सजेशन देता है तो ओबियसली आपको उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना। इनिशिएटिव क्लियर है मेरी बात? ओके। तो हमें लास्ट जो है वो है टीम स्पिरिट के बारे में बात करनी है। यानी कि कोई इंडिविजुअल बात नहीं करनी है, हमें जो भी काम करना होगा जो भी करना है वो टीम स्पिरिट से, यूनिटी रखनी है अपने उसमें, ठीक है। तो जैसा कि अब मैं यहाँ पे फंस गया था ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर में यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो यहाँ पे पूरी ऑर्डर में यही था कि जो जिस काम के लिए अवेलेबल, जो काम है वो उसके लिए वो अवेलेबल भी रहे, ठीक है ना। कि अगर मेरे को सेल करना है तो सेल से रिलेटेड वो काम आता है तो वो बंदा वहाँ रहे ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्डर दे सकें, ठीक है ना। अब पता चले एक परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा है, उसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि जा भाई तू सेल कर, तो वो यार पहली चीज़ वो परचेज से रिलेटेड बंदा है, ठीक है ना। तो उसको सेल से रिलेटेड काम कैसे आता होगा, क्योंकि उसने पूरा साल परचेज से रिलेटेड काम किया है। तो इसीलिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर उसी को दो जो उसके लिए काबिल हो, ये मतलब है। पूरी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है यहाँ पर भी, तो उस टाइम थोड़ा गड़बड़ाहट सी हुई थी, लेकिन बट अब क्लियर है। तो चीज़ में देखना है, ठीक है।
तो ये है आपका फ्यूल्स प्रिंसिपल्स। तो टेलर साहब के प्रिंसिपल्स में क्या है, जैसा कि मैंने कहा ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसीलिए इसके लिए कहता है साइंस नॉट अ थंब रूल। ठीक है, यानी कि वन बेस्ट मेथड फॉर मैक्सिमाइज एफिशिएंसी दैट कैन बी डेवलप थ्रू द स्टडी एंड एनालिसिस। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी रखना है तो ओबियसली पहले आप स्टडी करिए, उसके बाद उसको एनालाइज करिए, तब जाके पता चलेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि आप किसी पे ज़बरदस्ती दो, क्योंकि थंब रूल का मतलब ही यही होता है जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसी को अप्लाई करना। नहीं, हमारे टेलर साहब ने कहा नहीं जी, हमें साइंस के अकॉर्डिंग काम करना है, पहले चीज़ों को एनालाइज करो, स्टडी करो, तब जाके आप उसको अप्लाई करो। ठीक है, हारमनी नॉट डिस्कट, कहने का मतलब कंप्लीट हारमनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। ठीक है ना, हाँ, एंड मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, कि पता चले मैनेजमेंट जो है वर्कर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वर्कर भी मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कोई काम डिले हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें कॉरपोरेशन के बारे में सोचना है, नॉट इंडिविजुअल सोचना है। ठीक है ना, बिल्कुल हमें कॉरपोरेशन को लेके चलना है, कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं। और इसीलिए कोई भी CEO वो है वो अपना पर्सनल काम नहीं कराता, क्योंकि अगर वो काम पर्सनली कराएगा तो इसका मतलब ये है कि वर्कर से वो अपने घर का काम करवा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं करवा रहा, तो वो गलत है। ठीक है ना, उस पर एक्शन भी होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड पर्पसिटी, यानी वर्कर ट्रेनिंग सिलेक्शन एंड साइंटिफिकली डन। सीधी बात है, पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सही से देखा जाएगा कि सामने वाला ट्रेनिंग में सक्सेस है या नहीं है, सामने वाले को काम समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, ये साइंटिफिक तरीके से चीज़ें जो है की जा रही है कि पहले चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है, फिर उसको एनालाइज किया। ठीक है ना, ओके, तो ये है और क्या है जी, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लो जी, यहाँ पे ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर है। हाँ, मेथड ऑफ स्टडी यानी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द मेथड स्टडी फाइंड आउट द बेस्ट वे टू डूइंग द जॉब। कहने का मतलब ये है कि मेथड स्टडी में ये पता चलता है कि हम बेस्ट वे ढूंढें जो कि काम को अच्छे से कंप्लीट किया जाए और मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, और कॉस्ट कम से कम है। मोशन स्टडी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग द चेंजिंग पोजीशन, etc नेसेसरी मूवमेंट शाउड टू बी एलिमिनेटेड, यानी फालतू के जो भी काम हो रहे हैं उनको जो है कम करना। ठीक है ना, तो मेथड स्टडी यहाँ से आपके MCQ बनेंगे भाई, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, एक उसके बाद जैसे कि अभी मैंने कहा मेथड डिसाइड करना कि ऐसे कौन सा क्लियर हो गया। ये मेथड में ये चेक करते हैं कि हम मेथड डिसाइड करना कि कौन से मेथड से जो है हम काम को अच्छा कर सके जिसमें कॉस्ट कम आए। और ये मोशन स्टडी का मतलब ये है कि ऐसे सारे मूवमेंट को हटा देना जो कि यहाँ पर जो है जो कि अननेसेसरी मूवमेंट है, जिसकी वजह से जो है काम डिले हो रहा है। और ये टाइम स्टडी ये चेक करना कि जो काम दिया गया है और या जिस टाइम पे दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए मैंने जो है इसको समझाया। ठीक है ना, और उसके बाद डिफरेंट पीसेज ऑफ वेजेस सिस्टम। यस, किसी को अगर हम वेजेस रेट किस बेसिस पे दे रहे हैं, या तो पीस रेट पे दे रहे हैं या टाइम के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हमने जो डिसाइड किया गया वो। और साथ साथ मेंटल रिवोल्यूशन, तो मेंटल रिवोल्यूशन में कह रहा है कंप्लीट चेंज इन आउटलुक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। ठीक है ना, जो कि हर बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच जो है
अच्छे से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से मेंटली रिवोल्यूशन होगा ही होगा। वर्कर भी ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा और फिर वो एक एक्सपर्ट हो जाएगा, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वो एक तरह से मैनेजमेंट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो यही है मेंटल रिवोल्यूशंस में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो कि मैंने प्रिंसिपल से रिलेटेड कराई हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो कि CUT से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसको देखें और उसके बाद जो है इसके MCQs लगाएं। आप कहोगे कि इसके MCQs कहाँ लगाने हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे जो है चैनल बना रखा है और इसका लिंक जो है मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आपने डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ MCQs इसके देंगे, तो ताकि जो है आप MCQs लगा सको और जो भी कमी हो जिस चैप्टर जो टॉपिक में हो, सपोज़ करो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप जाके उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से आप करोगे तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और जैसा कि